नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में आज आप 4 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर, जिसमें जानने वाले ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करेंगे उनका डिटेल में डिस्कस। तो सेशन की शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ में। आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट। तो आज 4 फरवरी और 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी आज। और कैंसर एक भयावह बीमारी और एक क्रोनिक डिजीज, एक लाइलाज बीमारी, और इसी की रोकथाम और लोगों को इसके बारे में अवेयर करने के लिए इस प्रकार के दिवस मनाने की शुरुआत करी जाती है फरवरी 4। और सन था 2000 का ईयर। और एक पेरिस के अंदर एक सम्मेलन होता है। पेरिस सम्मेलन के अंदर इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है कि हर साल 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाएगा। और कैंसर की जिस प्रकार से तादाद या जो स्प्रेड हो रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और इसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के दिवस मनाने की शुरुआत करी जाती है 4 फरवरी 2000 से। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि कैंसर के बारे में जो आंकड़े आए हैं, जो तथ्य आए हैं, और लोगों की जो तादाद दिन प्रतिदिन कैंसर के लिए, या कह सकते हैं कि कैंसर प्रभावित जो लोग हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ आंकड़े मैं बताता हूं आपको। 2022 के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो 14.1 लाख लोगों को कैंसर की बीमारी डायग्नोज हुई, और उसके अंदर 9.1 लाख लोग मृत्यु के ग्रास में चले गए, या कह सकते हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिनके कैंसर था। और कैंसर कितने प्रकार का होता है ये भी काफी बड़ा विषय, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुरुषों के अंदर सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो होता है फेफड़ों का। फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा पुरुषों में देखने को मिलता है, जबकि महिलाओं के अंदर कैंसर सबसे ज्यादा अगर दिखाई देता है वो होता है स्तन कैंसर। स्तन कैंसर महिलाओं के अंदर आम है, और जबकि पुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया कि फेफड़ों का जो कैंसर है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए क्लोज दी केयर गैप, ये 2024 के कैंसर विषय का जो दिवस जो मना रहे हैं उसकी ये है थीम। क्लोज दी केयर गैप, या कह सकते हैं कैंसर के अंतर को कम करना, ये 2024 के दिवस की वर्तमान की थीम है। 2023 का जो साल है इसके अंदर सबसे ज्यादा जो कैंसर के जो केसेस देखे गए वो किस कैटेगरी के थे, तो ये थे 3.4 लाख केसेस थे, और ये थे सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर की तादाद भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और साल 2023 के जो आंकड़े जो नजर आ रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो किस कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर देखा गया या डायग्नोस हुआ, तो वो था सर्वाइकल कैंसर। अब बात करते हैं कि कैंसर ऐसा क्या है और इसकी रोकथाम क्यों जरूरी है, और इस प्रकार की कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कैंसर फैलता है। वैसे सामान्यतः कोशिकाओं का, सेल्स जो होती हैं, कोशिकाओं का विस्तार अनियंत्रित हो जाता है, और जिसकी वजह से बनते हैं ट्यूमर। और ट्यूमर जब बन जाता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है, और शरीर का जो विकास होता है, जो ऊतक बनते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है, और उसी की वजह से कैंसर हो जाता है। और अभी तक कैंसर का किसी प्रकार का भी टीका अभी तक वर्ल्ड के अंदर आया नहीं, हालांकि प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसको लाइलाज बीमारी ही माना जाता है। तो आज 4 फरवरी और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, दक्षिणी कह सकते हैं अफ्रीका, या कह सकते हैं पूरे जो अफ्रीका महाद्वीप है, जहां पे सबसे ज्यादा गरीबी या औसत आय वाले लोग जहां पे रहते हैं, और लोगों का जीवन स्तर सामान्य से भी नीचे कम है, वहां पे इस प्रकार के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब कैंसर को रोकथाम करने के लिए कौन कौन सी चीजें करी जाती हैं जो डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, तो ये होता है पर्याप्त संतुलित आहार, रेगुलर एक्सरसाइज, और जितने भी प्रकार के जो पेस्टिसाइड से हम जितने भी अनाज पैदा होते हैं उनसे से ज्यादा दूर रहने की बात डॉक्टर्स करते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि आज का दिन 4 फरवरी, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है क्लोज दी केयर गैप।
या कह सकते हैं कि कैंसर के अंतर को कम करना। चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के दिवस का पहला प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वैसे भारत रत्न का जो अवार्ड है जो दिया जाता है उसकी जो घोषणा होती है वो होती है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को घोषणा होती है और उसके बाद में ये अवार्ड दिया जाता है। 26 जनवरी को इस बार एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और सामाजिक न्याय के प्रणेता कह सकते हैं और सामाजिक सरोकार से जितनी भी जो स्कीम चलाई उसमें इन मुख्यमंत्री का नाम सबसे ज्यादा या कह सकते हैं अव्वल तरीके से उनका नाम लिया जाता है। नाम था उनका कर्पूरी ठाकुर, जिनको 26 जनवरी को इस अवार्ड के लिए क्या किया गया, नामांकित किया गया था। लेकिन अभी हाल ही के अंदर कल ही इस प्रकार का एक नया जो है वो वक्तव्य आया प्रधानमंत्री जी के द्वारा या कह सकते हैं सरकार के द्वारा, जिसके अंदर वयोवृद्ध नेता बीजेपी के फाउंडर जिसको कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ के, जिनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भी भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, लाल कृष्ण आडवाणी। भारत के 7वें नंबर के आप उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और आपका जो कार्यकाल था वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर था और वर्तमान में जो है उन्होंने संन्यास ले लिया राजनीति से या किसी प्रकार की जो सक्रिय जो राजनीति है उसके अंदर वो वर्तमान में कहीं दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी बीजेपी के बड़े वेटरन लीडर हैं और उन्हीं के समय में कार सेवा, राम मंदिर, कार सेवा और बहुत सारे आंदोलनों के अंदर उन्होंने लिया था भाग। तो हाल ही के अंदर उनको भी भारत रत्न देने की क्या करी गई है, घोषणा की गई है। अब बात करते हैं कि भारत रत्न क्या है और ये किन किन लोगों को दिया जाता है और भारत में सबसे पहले किसको दिया गया और 2019 जो लास्ट था वो किन किन लोगों को मिला था और इसके अंदर कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करी जाती है, इसके बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं। 2 जनवरी 1954 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा पहला पुरस्कार दिया जाता है या उसकी जो घोषणा है वो करी जाती है 2 जनवरी 1954 को। अब भारत रत्न पहली बार किस किस को दिया गया था बताते हैं। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया और इनके साथ में 2 व्यक्ति और थे, उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, नाम राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजगोपालाचारी। और थर्ड वन जो थे जिनका नाम है सीवी रमन, भारत के वैज्ञानिक, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया। तो भारत में पहली बार 1954 के अंदर इस प्रकार का अवार्ड देने की शुरुआत होती है और भारत के 3 ऐसे लोग थे जिनको पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया। ये एक साथ इनको नवाजा गया था, बात है 1954 की। उस समय तक जितने जो लोग होते थे उनको जीवित होते थे उन्हीं को ही ये भारत रत्न दिया जाता था। लेकिन 1955 के आते आते ये मरणोपरांत भी दिया जाने लगा, मरणोपरांत भी ये दिया जाने लगा। अभी तक या कह सकते हैं कि 2019 तक 48 महान विभूतियों को इस सम्मान से नवाजा जा चुका था। अब बात करते हैं कि 2019 के अंदर उन 3 लोगों को मिलता है ये अवार्ड और उसके बाद में अगला जो अवार्ड है वो 26 जनवरी को एक दिया गया जो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, तो घोषणा करी गई थी। और ये भी कल ही एक जो अवार्ड देने की घोषणा करी है वो बीजेपी के वयोवृद्ध नेता, बीजेपी की वेटरन लीडर जिनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी, भारत के 7वें नंबर के उप प्रधानमंत्री। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2019 के अंदर भी 3 लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया। नानाजी देशमुख,
भूपेन हजारिका और साथ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम प्रणब मुखर्जी, इनको भी इस पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी 2019 में। उस समय तक ये टोटल कितने हो गए थे? 48 तक हो गए थे। 49वां जो था 49 वाला था वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, जबकि 50वां जो अवार्ड है वो दिया गया लाल कृष्ण आडवाणी को, जिसकी घोषणा हाल ही के अंदर करी गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर मिलता क्या है। भारत का सबसे बड़ा सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड है वो इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके अंदर राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को इस प्रकार का पुरस्कार जो ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। लेकिन 2013 के अंदर इसके अंदर एक कैटेगरी को और शामिल किया गया और वो खेल थी खेल को भी इसमें शामिल किया गया और अद्वितीय प्रतिभा वाले भारत के मास्टर ब्लास्टर नामक उपाधि से सुशोभित सचिन तेंदुलकर को भी 2014 के अंदर भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। अब इसके अंदर मिलता क्या क्या है? इसके अंदर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और साथ में एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। ये दोनों दिए जाते हैं, जिसका पीपल का जो पत्ता होता है उसके ऊपर ये भारत रत्न लिखा होता है और चांदी का ये प्लेटिनम इसके अंदर कलर इसका होता है। तो आप देख रहे हैं कि भारत रत्न अवार्ड के अंदर अब बात करते हैं कि सुविधाएं इसके अंदर क्या मिलती है। रेलवे के अंदर रेलवे में आप फ्री में सफर कर सकते हैं और जितने सामाजिक समारोह होते हैं, जो सरकारी समारोह होते हैं, उसके अंदर आपको मिलती है तवज्जो, या कह सकते हैं जितने भी प्रकार के कह सकते हैं कि सीनियरिटी में जो आते हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है और उसके बाद में जितने प्रकार के लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उसके बाद में भारत रत्न भी उस कैटेगरी के अंदर शामिल होता है जहां पर सामाजिक समारोह के अंदर वो भाग ले सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं। इस हिसाब से उनका भी यहां पे नंबर आता है। वैसे इनको किसी प्रकार का देखा जाए तो जैसे भारत इसके अंदर प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ में एक मोमेंटो भी दिया जाता है, लेकिन इसके साथ में किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती है। कहीं आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत रत्न में कितनी राशि दी जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर राशि किसी प्रकार की नहीं दी जाती, लेकिन भारत रत्न अपना अपना बड़ा एक सम्मान प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और के साथ में एक छोटा सा मोमेंटो भी इसके अंदर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 50वां जो भारत रत्न का जो अवार्ड है वो जो देने वाली है सरकार, उसके लिए किस व्यक्ति को नामित किया है? आंसर हो जाएगा इसमें लाल कृष्ण आडवाणी। कुछ चीजें जान लेते हैं। आप देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी है और इस गणतंत्र दिवस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी ये दिया गया था और सातवें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के तौर पे अटल सरकार में इन्होंने काम करा था। और 2015 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 2015 में इनको पद्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया, श्री राजगोपालाचारी तथा सीवी रमन को भी ये दिया गया था। अभी तक लाल कृष्ण आडवाणी से पहले अभी तक 49 लोगों को ये पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, ये कह सकते हैं उनको दिया जा चुका है। और जो 85 नंबर के जो बने जिनका नाम लाल कृष्ण आडवाणी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हाल ही में किसने लोकसभा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ लिया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका संजय वर्मा इससे पहले सरकारी सेवा में रहे हैं और उसके बाद में इसमें थे किसमें? इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर रहे और उसके बाद में उनको यूपीएससी का मेंबर भी बना दिया गया है। इससे पहले शीलवर्धन सिंह इस प्रकार के एक नए अभिव्यक्ति और बने थे जो सीआईएसएफ के यहां पे पहले महानिदेशक थे। और मैं आपको और बताता चलूं कि नीना सिंह जो थी वो सीआईएसएफ की महानिदेशक बनी और जो पूर्व जो वहां के महानिदेशक थे शीलवर्धन सिंह, उनको भी यूपीएससी का क्या बनाया गया था? मेंबर बनाया गया था पिछले दिनों के अंदर। अब बात करते हैं यूपीएससी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, जिसका संविधान के अंदर अनुच्छेद आर्टिकल 315 से लेकर के
23 तक इसके अंदर उल्लेख मिलता है। क्या करती है? संघ लोक सेवाओं के जितने भी जो एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराने का काम करती हैं। इसके अलावा पदोन्नति जो डीपीसी होती है उसको कराने का कार्य भी कौन करती हैं? वो भी ये करती हैं। और साथ ही साथ में जो वेतन निर्धारण है और जो और सारी जो सिविल सर्वेंट्स की जितनी भी जो ग्रीवेंसेज है उनको भी हैंडल डाउन करने का काम कौन करता है? लोक सेवा आयोग करता है। संविधान के कौन से भाग के अंदर इनका वर्णन मिलता है? तो यह आपको कितने में मिलेगा? भाग 14। भाग 14 के अंदर लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। संजय वर्मा हाल ही के अंदर उनको यूपीएससी का मेंबर बनाया गया। इससे पहले वो इंडियन फॉरेन सर्विस जो है उसके अंदर वो कार्यरत थे और वहां से रिटायर होने के उपरांत उनको सदस्य बनाया गया। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल होता है 6 साल का। 6 साल या 65 साल, दोनों में से एक, जो भी पहले पूरी हो जाए वहीं से उनको रिटायरमेंट मान लिया जाता है। ऐसा ही समानांतर रूप से अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के अंदर भी वहां होते राज्य लोक सेवा आयोग होता है और राष्ट्रपति ही क्या करता है? इन सारे सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति इनकी करता है। राज्यपाल के द्वारा राज्यों में हो जाती है, जबकि केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाती है। अब बात करते हैं कि इनका जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। सदस्य संख्या का संविधान में किसी प्रकार का उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन यहां पे एक अध्यक्ष और साथ में 10 सदस्य, ये कहां पे होते हैं? ये यूपीएससी के अंदर होते हैं। जबकि 7 + 1 ये कितने होते हैं? 8। ये कहां पे होते हैं? ये होते हैं राज्य के अंदर 7 + 1 होते हैं। और इनको वेतन भत्ते भी उसी प्रकार से मिलते हैं जिस प्रकार से न्यायाधीशों को भी वेतन और भत्ते इनको निर्धारित किए जाते हैं। हाँ, इनकी नियुक्ति या इनको जो पदच्युत करा जाता है वो भी राज्यपाल के द्वारा ही इनको किया जाता है, समानांतर रूप से राष्ट्रपति के द्वारा इनको किया जाता है। तो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक इनका उल्लेख मिलता है किसका? यूपीएससी का। और हाल ही के अंदर संजय वर्मा को यहां पे यूपीएससी का मेंबर बनाया गया। अब बात करते हैं कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है जिनका नाम क्या है? उनका नाम मनोज सोनी है। और इसके अलावा भी जो कितने लोग हैं? 10 और है और एक इसके अंदर अध्यक्ष इसके अंदर शामिल होता है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तलाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत या कह सकते हैं उसकी आधारशिला कहां पे रखी जाएगी? तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर 32,000 मेगावाट वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा और आम लोगों तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार का प्रोग्राम वहां पे चलाया जा रहा है और इसकी आधारशिला रखी गई है। इसके अंदर 8,000 कि 4 जो यूनिट है उनको भी वहां पे लगाया जाएगा। इसके अंदर भारतीय सार्वजनिक कंपनी जो गेल है और NICL उसके अंदर संयुक्त उपक्रम है जिसके अंदर दोनों को शामिल किया गया है। हाल ही के अंदर उड़ीसा सरकार इसलिए भी चर्चाओं में बनी हुई थी क्योंकि उड़ीसा सरकार को, या कह सकते हैं उड़ीसा को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ भारत भी कहा जाता है। कौन सा? भुवनेश्वर। और हाल ही के दौरान एक मिशन लाभ ये किसके लिए था? ये आदिवासियों के लिए। आदिवासियों की जो वनोपज है, जो वनों से जो प्राप्त जितने भी प्रकार की कुछ जो चीजें मिलती हैं उनको 100 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है सरकार के द्वारा, जहां पे उनको उनकी जो बच होती है उपज, उसका मूल्य है वो प्रॉपर मिल सके। तो ये भी हाल ही के अंदर उड़ीसा सरकार के द्वारा इस प्रकार की एक नई स्कीम चलाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं तलबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? उड़ीसा में की गई है। वर्तमान में जिनके जो मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। हाल ही के अंदर कलिंग साहित्य महोत्सव जिसका आयोजन भी कहां किया गया था? यह भी उड़ीसा के अंदर ही किया गया था। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आप देख रहे हैं तलाबीरा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 3200 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट है, सस्ती दरों पे बिजली उपलब्ध कराने का है और 3 × 800 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना को मंजूरी मिल गई है और लगभग 27,000 करोड़ रुपए का एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है जहां पे इसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी जाएगी। इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है? भेल कर रही है और साथ में NLCIL के इसका अंदर
बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं आदिवासियों को समर्पित एक बहुत बड़ी योजना, और इस योजना का नाम है कौन सा? एमएसपी योजना, मिशन लाभ। इसकी शुरुआत भी कहां पे की गई है? उड़ीसा के अंदर ही की गई है। उड़ीसा को स्पोर्ट्स कैपिटल का दर्जा भी दिया गया, क्योंकि भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा, अगर इंडोर कह सकते हैं स्टेडियम्स की बात करें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें, और सबसे ज्यादा अगर कोई टूर्नामेंट अगर दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोई करवाता है, या कह सकते हैं उसकी मेजबानी जो करता है वो भी कौन करता है? उड़ीसा ही करता है। हाल ही के अंदर 2023 के अंदर भी वहां पे हॉकी के टूर्नामेंट्स हुए, और हाल ही के यहाँ पे अगर देखा जाए तो वहां पे अल्टीमेट खो खो का भी आयोजन कहां पे किया गया? वो भी उड़ीसा के अंदर ही किया गया था। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में पहले FIH 5S सुप, अभी जो एक सीरीज चली है हॉकी की, टूर्नामेंट्स हुआ है, और उसका पुरुष का जो खिताब वो किसने जीता है? तो ओमान के अंदर अभी हाल ही के अंदर 24 से लेकर के 27 और 28 से लेकर के और 31 जनवरी तक इस प्रकार का टूर्नामेंट का आयोजन वहां पे किया गया था, जहां पे महिलाओं की कैटेगरी के अंदर भारत बना था उपविजेता। भारत उपविजेता बना था और नीदरलैंड इसके अंदर विजेता बना था। और इसी के समानांतर रूप से अगर देखा जाए तो पैरेलली, तो अभी पुरुषों का जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर भी फाइनल के अंदर नीदरलैंड ने इस खिताब को जीता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? नीदरलैंड इसका आंसर होने वाला है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। नीदरलैंड में 28 से लेकर के और 31 जनवरी तक मस्कट ओमान के अंदर पुरुषों की जो प्रतियोगिता हुई थी FIH, उसके टूर्नामेंट आयोजित किए गए। कुल टीमें इसमें अंदर थी किसमें? 16। अब बात करते हैं कि जो उपविजेता जो भारतीय टीम महिला कैटेगरी के अंदर हॉकी के अंदर जो बनी थी, उसके अंदर विजेता बना था नीदरलैंड, और पुरुषों के अंदर भी विजेता कौन बना है? वो भी नीदरलैंड ही बना है। महिलाओं के अंदर नीदरलैंड के अंदर भारत की जो टीम थी वो उपविजेता बनी है। तो अब बात करते हैं भारतीय टीम के जो कैप्टन है, जिनका नाम रंजनी एतमारबू है, गोलकीपर, और उप कप्तान थी महिमा चौधरी। अब बात करते हैं FIH हॉकी महिला विश्व कप का जो आयोजन था वो था 24 से लेकर के 27 जनवरी को। इसके टूर्नामेंट तो हो गए थे। 31 को किसके हुए हैं? पुरुषों के हुए हैं। और भारत इसके अंदर उपविजेता किसमें बना था? महिला कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है, इसकी स्थापना होती है 7 जनवरी 1924, और 7 जनवरी 1924 के बाद में 4 साल के बाद में 1928 के अंदर भारत इसका सदस्य बन जाता है, और एशिया का पहला ऐसा देश था जो FIH का क्या बनता है? पहला सदस्य बनता है। तो चलिए आप देख रहे हैं नीदरलैंड की टीम, और इन्होंने ओमान में आयोजित FIH 5S का खिताब अपने नाम किया। वैसे देखा जाए तो नीदरलैंड की जो पुरुष और महिलाओं की दोनों जो टीमें थी, उन्होंने ही दोनों ने खिताब इसको अपने नाम किया है। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल, और उन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा सौंपा है। अब निजी कारण में उनका स्वास्थ्य भी हो सकता है, या अनेक प्रकार की जो घरेलू कह सकते हैं कुछ चीजें हो सकती है जिसकी वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, और उन्होंने अपने इस्तीफा किसको सौंप दिया? राष्ट्रपति को सौंप दिया। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब हाल ही के अंदर क्यों चर्चाओं में बना हुआ है, इसके बारे में भी करते हैं बात। 117 विधानसभा सीटों वाला राज्य, 13 लोकसभा की और 7 राज्यसभा की। मुख्यमंत्री का नाम भगवंत मान। अब बात करते हैं पंजाब क्यों वर्तमान में चर्चाओं में बना हुआ था। दुर्घटनाओं का हॉट स्पॉट मैपिंग करने वाला राज्य सबसे पहले कौन बना है? पंजाब। और सबसे ज्यादा जो दुर्घटना के जो स्पॉट हैं उनका मैपिंग किया है, और उसके बाद में ऐसा करने वाला भारत का पहले राज्य वो बना है। अब सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं उसके लिए भी 500 कार्मिक उन्होंने नियुक्त करे हैं, और इसके लिए एक सुरक्षा दल बना दिया गया है जो लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में क्या करेगा? अपडेट भी करेगा, और साथ में उनको रोजगार परक भी बनाएगा। इसके अलावा 144 हाईटेक वाहन है, वो भी हाईवेज के ऊपर सिक्योरिटी के लिए या सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताने के लिए इस प्रकार के वाहनों को उपयोग भी कहां किया जा रहा है? वो भी पंजाब के अंदर ही किया जा रहा है। तो दुर्घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा अगर संवेदनशील अगर कोई राज्य बनाए तो वो कौन सा बना है? पंजाब बना है। इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जान लेते हैं, देखते हैं। पंजाब बनवारी लाल पुरोहित। अब बात करते हैं कि राज्यपाल का जो पद है उसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में मिलता है? अनुच्छेद 155 में इनकी नियुक्ति हो जाती है, और 163 के अंदर ये कहा गया है कि
राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। तो ये किसके लिए? सलाह देने के लिए मंत्री परिषद भी इसके अंदर होगा। अब बात करते हैं कि प्रशासन आपके द्वार पे पहुंचे तो प्रशासन तुहाडे द्वार नामक एक योजना, जिसके अंदर व्यक्ति को जितने भी प्रकार की जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं, या कह सकते हैं प्रशासन की जितने प्रकार की चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, उनको घर तक ही पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन तुहाडे द्वार नामक भी योजना कहां पे चलाई गई? ये भी चलाई गई थी पंजाब के अंदर। सड़क सुरक्षा के लिए अलग से कार्मिकों की नियुक्ति करने वाला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। हॉट स्पॉट एक्सीडेंट एरिया की मैपिंग करने वाला राज्य कौन सा बना है? वो भी पंजाब ही बना है। दिव्यांगों के लिए फास्टैग जो बनते हैं और जहां पे टोल टैक्स पे जाते हैं तो आपको वहां पे क्या होता है कि उसके पैसे कटते हैं, वो यहाँ पे दिव्यांगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला राज्य भी कौन सा बना है? वो भी पंजाब बना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 13 और राज्यसभा की कितनी है? 7, जबकि 117 सीटें हैं वो विधानसभा की। और हाल ही के अंदर जो आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसके अंदर बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से दे दिया इस्तीफा, जो पहले वहां पे राज्यपाल थे। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, जिनके खिलाफ अभी वर्तमान में 5 टेस्ट सीरीज, 5 मैचों की जो टेस्ट सीरीज है वर्तमान में भारत के अंदर खेली जा रही है, और पहला मैच खेला जा चुका है जिसके अंदर इंग्लैंड 1-0 से क्या है? आगे चल रहा है। दूसरे टेस्ट मैच के अंदर भारत के नवोदित खिलाड़ी, जिन्होंने जुलाई 2023 के अंदर टेस्ट मैच के अंदर अपना डेब्यू किया था, और पहले टेस्ट मैच के अंदर ही उन्होंने क्या लगाया था? शतक लगाया था। और इस खिलाड़ी का नाम है कौन सा? यशस्वी जायसवाल। और अभी वर्तमान के अंदर कल ही उन्होंने अपना क्या बनाया है? दोहरा शतक भी बनाया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो टी20 के अंदर सबसे तेज शतक लगाने का या अर्धशतक लगाने का जो कारनामा है, वो भी किसने कर दिखाया? वो भी यशस्वी जायसवाल ने ही करके दिखाया है। इसके अलावा वर्तमान के अंदर आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल्स की तरफ वो खेलते हैं। 2019 के अंदर लिस्ट ए के अंदर दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वो भी यशस्वी जायसवाल ही बने हैं। जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है, जो भारत के अंदर गैरोलो टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर उन्होंने दोहरा शतक लगाया था। लिस्ट ए के अंदर 2019 के समय की बात है, उस समय वो मात्र 17 साल के खिलाड़ी थे। अब बात करते हैं 5 टेस्ट की जो मैच सीरीज है, उसके दूसरे मैच के अंदर उन्होंने लगाया दोहरा शतक लगाया। पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के साथ इन्होंने 2023 में खेला था, और पहले टेस्ट में ही उन्होंने शतक लगा दिया था। अभी वर्तमान में आईपीएल में आरआर के साथ में, राजस्थान रॉयल्स के साथ में जुड़े हुए। टी20 आईपीएल के अंदर सबसे तेज, आईपीएल के अंदर सबसे तेज 13 गेंदों के अंदर जो अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं, उनका नाम भी क्या? यशस्वी जायसवाल। और अभी वर्तमान में 1-0 से आगे इंग्लैंड चल रहा है। अब टी20 की शुरुआत, अब बात करते हैं कि टी20 की शुरुआत भी इन्होंने कब करी थी? 8 अगस्त को पहली बार इन्होंने टी20 मैच खेला है। वनडे अभी तक ध्यान रहे, अभी तक वनडे इन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया, अभी तक वनडे के खिलाड़ी ये अभी तक नहीं बने हैं। चलिए जान लेते अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में नेवी के किस जहाज को कमीशन्ड किया गया? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? आईएनएस संध्याक। आईएनएस संध्याक को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको कमीशन्ड किया गया है। किससे बना है और कहां पे? विशाखापत्तनम के अंदर ये बनता है, और 3000 टन से भी ज्यादा वजनी और 110 मीटर लंबा आईएनएस संध्याक है। गॉर्डन रिशिपबिल्डर के द्वारा और इंजीनियर्स के द्वारा इसको क्या किया गया? निर्मित किया गया, जिसके अंदर 80% से ज्यादा जो कलपुर्जे हैं वो स्वदेशी निर्मित ही इसके अंदर है, और साजो सामान भारत में ये निर्मित किया गया है। इसके अलावा निगहबानी के लिए जहां पर इसके पास में हेलीकॉप्टर है, और साथ में किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बोफोर्स तोप भी इसके अंदर क्या की गई है? तैनात की गई है। अब बात करते हैं कि वर्तमान में नौसेना के जो चीफ है, जिनका नाम आर हरि कुमार है, और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भी अलग अलग शहरों के नाम से भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के विमानवाहक जो पोत है वो भी अभी वर्तमान में कमीशन जिनको किया गया था, जिसके अंदर आईएनएस इंफाल, आईएनएस सूरत, आईएनएस मार्मुगांव और आईएनएस कोलकाता। इस प्रकार के विमान वाहक जो जहाज है उनको भी कमीशन किया गया है नेवी के अंदर। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8।
हाल ही में किस राज्य ने स्माइल एक्स ऑपरेशन चलाया गया है? इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा? तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर स्माइल एक्स ऑपरेशन चलाया गया, जिसके अंदर जो छोटे बच्चे हैं उनको तस्करी के जरिए और बाल श्रमिकों के रूप में उनका उपयोग तस्कर करते हैं, और उन्हीं को छुड़ाने के लिए जनवरी माह के अंदर तेलंगाना सरकार के द्वारा इस प्रकार का ऑपरेशन हर साल चलाया जाता है, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर उन लोगों को, उन बच्चों को अप्रीहेंड कराया जाता है जिनको तस्कर जो उठा करके ले जाते हैं और उनको वहां पे काम करवाते हैं। तो जो स्माइल प्रोग्राम है ये किसके द्वारा चलाया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको चलाया गया है। आप देख रहे हैं इस ऑपरेशन के द्वारा 3479 बाल मजदूरों को बचाया गया। जनवरी माह में हर साल स्टेट पुलिस लापता और तस्करी बचाने के लिए इस प्रकार का ऑपरेशन कंडक्ट करती है। राज्य की स्थापना 2 जून 2014 के अंदर इसकी स्थापना होती है और भारत का 29वां राज्य ये होता है। अब बात करते हैं कि राज्य के द्वारा 2 प्रकार की जो योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही है, इसमें प्रजा पालन योजना, इसके अंदर 6 गारंटी योजना देने वाला राज्य कौन है? ये भी तेलंगाना बना है। और दूसरा कौन सा? महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी वो योजना है जिसके अंदर महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर और महिलाओं को बसों के अंदर फ्री यात्रा कराने की जो घोषणा तेलंगाना सरकार ने शुरू करी थी, और उसके बाद में उसको अमली जामा भी पहना दिया है, और वर्तमान में वहां की जो महिलाएं और ट्रांसजेंडर हैं वो बसों के अंदर फ्री यात्रा वो कर रही हैं। तो ये आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि ऑपरेशन जो स्माइल है वो किनके लिए? बाल मजदूर को छुड़ाने के लिए इस प्रकार का ऑपरेशन तेलंगाना सरकार के द्वारा, उनकी राज्य की जो पुलिस है उसके द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। जानते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। भारत के किस स्थान पर भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है? और इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला? ये है कर्नाटका। कर्नाटका राज्य का शहर मैंगलोर, और वहां पे इस प्रकार का एक बीच साइड स्टार्ट ये फेस्टिवल वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है कि इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप जिनको वहां पे शुरुआत करी जाएगी, और इसका जो आयोजन है वो 16 से 18 फरवरी के मध्य किया जा रहा है। इमर्ज 2024 में 100 से अधिक स्टार्टअप है और 50 से अधिक निवेशक और लगभग 1000 प्रतिभागी इसके अंदर लेने वाले हैं भाग, जिसमें 100 स्टार्टअप है, 50 इन्वेस्टर और 1000 पार्टिसिपेंट इसमें लेने वाले हैं भाग। अब बात करते हैं कि कर्नाटक सरकार के द्वारा वर्तमान में ऐसी कौन कौन सी लोक कल्याणकारी जो योजना वर्तमान में संचालित करी जा रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाया गया स्वावलंबी योजना। इसके अंदर क्या होता है? अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर मुस्लिम है, पारसी है, जैन, इनके लिए जो चौपहिया वाहन है उनके अंदर खरीदी में उनको क्या मिलता है? छूट मिलती है। तो ये एक जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दी गई है बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना। अब बात करते हैं स्वावलंबन सारथी योजना। स्वावलंबन सारथी योजना एक ये है जिसके अंदर SC ST और गरीब जो लोग हैं उनको भी इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। साथ ही इसके अंदर अल्पसंख्यक लोग भी इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर भी वाहनों की खरीदी के अंदर आपको क्या मिलता है? यहाँ पे छूट प्रदान वो करी जाती है। राजधानी कर्नाटक की बेंगलुरु है और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम सिद्धारमैया है। अब जानते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न। सेकंड लास्ट प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कितने अतिरिक्त मकान बनाने का निर्णय लिया गया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 करोड़, क्योंकि टोटल जो है वो होने थे 5 करोड़, जिसके अंदर 3 करोड़ तो बन गए हैं और 2 करोड़ मकान अभी और बनने हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्षों के अंदर यहां पे 2 करोड़ मकान बनने हैं। इससे पहले 3 करोड़ मकान बनाए जा चुके हैं, और ये लोगों को ही डेडिकेट करने के लिए मध्यम आय और निम्न आय वाले जो लोग हैं उनको मकान देने के उद्देश्य से इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है। अभी वर्तमान में जो आप कह सकते हैं कि अंतरिम बजट 2024, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और मध्यम और निम्न वर्ग को इसके अंदर टारगेट किया गया, जहां पे मकान और सोलर ऊर्जा से युक्त 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर लाइट लगाने का भी प्रावधान अभी इस अंतरिम बजट के अंदर किया गया। अब बात करते हैं अंतरिम बजट के अनुसार अगले 5 वर्षों के अंदर 2 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। ऑलरेडी 3 करोड़ मकान तो बन ही चुके हैं और 2 करोड़ का लक्ष्य और रखा गया इसके अंदर है। तो चलिए जानते हैं अगला प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य में उगलई टेडी उगलई ओरिल योजना शुरू की गई? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ये क्या है?
ये भी एक सामाजिक योजना जिसके अंदर अधिकारियों को इस प्रकार प्रतिबद्ध किया गया है अपनी सेवा देने के लिए कि आपको हर एक सप्ताह के अंदर ग्राम के अंदर क्या करना होगा, विजिट करना होगा, और वहां पे जितने भी प्रकार की जो योजनाएं संचालित करी जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा वो सही तरीके से धरातल पे काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसके बारे में समीक्षा करने के लिए इस प्रकार की चीजें तमिलनाडु सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है। तो उगलाई ठेडी और उगल ओरिल ये वही है कि प्रशासन आपके द्वार, प्रशासन आपके द्वार, ये इसका तात्पर्य। या जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था कि प्रशासन तुहाडे द्वार, या मतलब तुहाडे का मतलब आपके द्वार पे पहुंच रहा है, तो वहां पे आप इस प्रकार की सुविधाओं को लाभ ले सकते हैं। और उसी के दर्ज के अंदर तमिलनाडु के अंदर भी इस प्रकार की योजना की शुरुआत की गई है। तो आप देख रहे हैं तमिलनाडु और स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए इस प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। और वर्तमान में चेन्नई के अंदर वहां पे भी वाटर मेट्रो चलाने की शुरुआत वहां पे करी जा रही है। कहां पर? चेन्नई के अंदर की जा रही है। तो आपने इस प्रश्नों के माध्यम से देखा कि ऐसे कौन कौन से राज्य केंद्र स्थित की बात करी हमने, इसके अलावा राज्य स्तर की बात करी और इंटरनेशनल लेवल्स की बात करी आज के सेशन के अंदर। और ये सारे के सारे प्रश्न किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा कैंसर डे के बारे में भी हमने जाना कि 4 फरवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में कैंसर की जो भयावह है इस प्रकार से हमने आप लोगों को इस डाटे के माध्यम से बताने का प्रयास किया, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो देखी जा सकती हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।